तो फ्रेंड्स आज हम लोग 10 प्रश्न पढ़ेंगे और 10 प्रश्न का विस्तार पूर्वक थोड़ा थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह निम्न में से कौन है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी और शनि। तो आप भी लगा सकते हो 10 में आपके मार्क्स कितने आए। तो सबसे गर्म ग्रह फ्रेंड्स यहाँ पर शुक्र है। चलिए शुक्र के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि शुक्र सूर्य से दूरी के क्रम में ये दूसरे नंबर पर है और आकार की बात करें तो आकार में ये छठे नंबर पर है पृथ्वी के बाद। मतलब ये पृथ्वी के आसपास ही ज़्यादातर रहता है, यानी कि पृथ्वी और शुक्र दोनों को जुड़वा ग्रह कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि दोनों का आकार लगभग सेम है ना, इसलिए जुड़वा ग्रह कहा गया है। आगे हम अगर बात करते हैं इसके बारे में तो शुक्र और अरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं। शुक्र और अरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, हमारी घड़ी है तो ये क्लॉकवाइज इस दिशा में क्लॉकवाइज जैसे हमारी घड़ी चलती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, पूर्व से पश्चिम। और बाकी जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व चलती है, पश्चिम से पूर्व। इन दोनों ग्रहों पर सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है और सूर्योदय पश्चिम की ओर। अब बाकी ग्रहों पर सूर्यास्त पश्चिम की ओर और सूर्योदय पूर्व की ओर होता है। तो ये जानकारी हम लोगों ने लिया। एक और जानकारी आपको देना चाहूँगा, शुक्र के साथ में बुध है। ठीक है, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी हम लोग ने हासिल किया। अगर हम बात करते हैं शुक्र की, जो सूर्य की परिक्रमा करने का समय जो है वो 224.7 दिन है। 224.7 दिन में एक चक्कर वो लगाती है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग जान लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए कौन सा आयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद इसमें हंटर आयोग है, थॉमस आयोग है, चार्ल्स आयोग है और वुड्स आयोग। तो सही आंसर इसका होगा हंटर कमीशन का गठन किया गया था उसकी जांच के लिए। अब जालियांवाला बाग से संबंधित थोड़ा सा जान लेते हैं फ्रेंड्स। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब में, अमृतसर में। क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर ये लोग किसका विरोध कर रहे थे? तो रॉलेट एक्ट। इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको रॉलेट एक्ट को जानना होगा। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। ठीक है, 1919 में। अब रॉलेट एक्ट को क्या क्या कहा गया पहले ये जान लो। रॉलेट एक्ट कहा गया, फिर इसे काला कानून कहा गया, काला कानून। तीसरा, इसे मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा गया, मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा गया। ठीक है, इसे और एक नाम से जाना गया है, आतंकवादी अपराध अधिनियम। इसे एक और नाम से जाना गया, ना अपील, ना वकील और ना दलील। मतलब ना अपील की जा सकती है इसमें, ना ही आपको अपील की जा सकती है, ना वकील मिलेगा और ना ही दलील। मतलब इसमें अपराध करने से पहले ही संदेह के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, बेवजह लोगों को परेशान किया जाता था। तो इसीलिए हमारे जो नेता लोग थे, मुख्य रूप से कांग्रेस से जुड़े जितने भी लोग थे, वो उन लोगों ने इसका विरोध किया और विरोध करने के क्रम में ये घटनाएं घटी। तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, इस घटना के बाद। इसके बाद गांधी जी ने कैसर ए हिंद उपाधि वापस कर दी थी। तो ये दो मुख्य उपाधि वापस करने वाले में थे। अगर हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट की विशेषता के बारे में, तो इसकी प्रमुख 5-6 विशेषताएं हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था सबसे पहले,
केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, दूसरे में है केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन, है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन। तीसरी विशेषता की बात करते हैं तो प्रांतों में द्वैध शासन, है ना, द्वैध शासन प्रांतों में। चौथी विशेषता की अगर बात करते हैं तो लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। पांचवी विशेषता की बात करते हैं तो महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला था, यहाँ पर पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला था। छठी की अगर विशेषता की बात करते हैं तो केंद्र के बजट से राज्य बजट को अलग कर दिया गया था। तो ये कुछ विशेषताएं रॉलेट एक्ट की थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा देश साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क का सदस्य नहीं है? अब इसमें सार्क की बात आई है तो थोड़े से सार्क के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कहाँ? ढाका में। ढाका में कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में। ये नेपाल की राजधानी है। मुख्यालय अलग जगह है, स्थापना अलग जगह हुई थी। इसमें देशों की बात कर लेते हैं तो भारत, पाक, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान, ये 7 देश हैं। और अंतिम देश जो जुटने वाला है वो अफगानिस्तान है। ये कब जुटा? 2007 में। 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को ऐड किया गया 2007 में। तो इस तरह से देशों की संख्या कितनी हो गई? कुल 8। पहले कितनी थी? 7। सार्क मतलब 7। एक देश जुटा अफगानिस्तान, तो हो गए 8। एक लाइन और इसकी जानकारी देना चाहूँगा कि सार्क सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में की गई। कहाँ की गई? काठमांडू। ये सवाल पूछा गया है तो इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक सवाल और है जो पूछा गया है कि सार्क देशों में सबसे छोटा देश कौन है? ठीक है, तो अगर छोटा देश की बात करें तो मालदीव है। मालदीव, वैसे एशिया का भी छोटा है ये। और बड़ा की बात करें तो सार्क में बड़ा देश कौन है? तो खुद अपना भारत है ना। तो ये 2 प्रश्न भी हम लोग याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा कि म्यांमार नहीं है इसका सदस्य। चलिए अगला सवाल। 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया? यहाँ पर मिस्टेक है फ्रेंड्स, ये सवाल इसके जगह पर आपको RTI होगा, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार होगा। सूचना का अधिकार, ऑप्शन गलत है। इस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल। अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा गुआम द्वीप पर स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति किस महासागर में है? एक नौसैनिक अड्डा अमेरिका का है जो गुआम द्वीप पर है। अब ये गुआम द्वीप कहाँ है? तो ये प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। मैप आपको दिखा देते हैं। चलिए आगे अगला सवाल। महात्मा गांधी द्वारा 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था कि 1 वर्ष के भीतर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा, स्वराज को प्राप्त कर लिया जाएगा, आज़ादी प्राप्त कर ली जाएगी? तो सही आंसर इसका होगा असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1921-20 भी कहीं रहता है ना, से 1922 तक चला। ये लगभग 1 साल से ऊपर चला। इसकी जड़ें खिलाफत आंदोलन में थी फ्रेंड्स। ये खिलाफत आंदोलन से असहयोग आंदोलन में बदला गया इसको। तो ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और जालियांवाला बाग, फिर रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन सब लगातार हुआ। तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर दिया गया और 22 पुलिसकर्मियों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके चलते गांधी जी
आहत हो गए और गांधी जी ने इसे बंद करने का ऐलान किया, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान भी कर दिया। तो इस घटना को किस नाम से जाना गया? चौरा चौरी, है ना। चौरा चौरी घटना हमेशा पूछा जाता है। तो चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। ये हमको पूछा था फ्रेंड्स यस टेट 2019 में। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में है। सही आंसर इसका ए होगा। अगला सवाल, दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है प्राथमिक सहकारी सोसाइटी द्वारा, जिला सहकारी बैंक द्वारा, भूमि विकास बैंक द्वारा और राज्य कृषि सहकारी बैंक द्वारा। तो यहाँ पर जो कृषि ऋण है ना, वो भूमि विकास बैंक के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर सी होगा। आगे बात करते हैं, मूल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व निम्न में से किसे है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण का दायित्व सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट दोनों, संसद। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि इसमें सी आंसर होगा। अगर मूल अधिकार की बात करें, ठीक है, मूल अधिकार संरक्षण की बात करें तो इसमें दोनों होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर संविधान संरक्षण की बात करें, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, दोनों अलग अलग है। संविधान संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट और मूल अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट दोनों। कितने आर्टिकल के तहत? तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को अगर हम बात करते हैं उच्च न्यायालय की तो 226 आर्टिकल के तहत इन दोनों को मूल अधिकार संरक्षण प्रदान किया गया है। अब किस प्रकार से किया गया है? तो रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। रीट पढ़े होंगे आप लोग ने, 5 प्रकार के रीट फ्रेंड दिया गया है। पहला में बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरे में है परमादेश, तीसरे की बात करते हैं उत्प्रेषण, चौथे की बात करते हैं तो निषेधाज्ञा, ठीक है, और 5वें की बात करते हैं तो अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है, दोनों कोर्टों को दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। इसीलिए ये दोनों मूल अधिकार का संरक्षण है। चलिए अगला सवाल, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? इसमें बहुत सारे सवाल है। पहले तो है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि तमगा नामक कर किस युद्ध में समाप्त किया, किस युद्ध जीतने के बाद। और तीसरा है कि किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। तो 3 सवाल यहाँ से निकलते हैं फ्रेंड्स, तीनों अलग अलग है, तीनों का जवाब एक ही है, खानवा का युद्ध। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की। तो ये थे फ्रेंड्स 10 सवाल, और आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छे लगे होंगे और आप लोगों ने बनाया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।